फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो थोड़ी मोड़ी बची चीज़ें थी हमारी हड़प्पा सभ्यता की, तो इस फाइनल वीडियो में उसको कंक्लूड कर लेते हैं, सब कुछ जो बचा हुआ चीज़ है। एक बार अगर रिवीजन के तौर पर इसमें देखें तो हमने अभी तक क्या इसमें पढ़ लिया था, सारे स्थलों को देख लिया था और सारी चीज़ों को, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट थे स्थल उन सबको देख लिया था, महत्वपूर्ण नगरों को भी देख लिया था। बचे थे कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल और नगरों की बात करनी थी, जिसमें आप देखेंगे तो वैसे तो मैंने शुरुआत में उसको बताया था, लेकिन एक बार आपकी सुविधा की दृष्टि से कि आपको सारे स्थल एक साथ मिल जाए, और इसी वजह से हमने इस एक फाइनल वीडियो करने की कोशिश की है, जिसमें आप देखोगे तो इसमें हमको देखना है भारत के, तो हम इसमें सिर्फ भारत के पहले देखेंगे, भारत के महत्वपूर्ण स्थल। जैसे हमने 7 महत्वपूर्ण नगरों को पढ़ा, उसके इतर जो हैं अन्य जो स्थल हैं उन स्थलों की भी बात करनी होगी। तो सबसे पहले अगर हमने देखा था जम्मू कश्मीर को देखा था, तो अगर हमने JNK का जब देखा तो उसमें हमारे पास क्या था, उसमें हमारे पास मांडा था, ठीक है। तो मांडा को हमने देखा था। अब मांडा में अगर हमने को देखना है तो मांडा देखोगे जम्मू कश्मीर में अवस्थित है इसकी, और ये जो है इस सभ्यता, इस जो सभ्यता है ये इस सभ्यता का सबसे क्या है, उत्तरतम स्थल है। क्या है, सबसे उत्तरतम स्थल है। और इस देखोगे जो ये मांडा है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है, ये चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, चिनाब नदी के तट पर यह अवस्थिति इसकी है, और इसको आप याद रखिएगा। वैसे तो अगर इसमें बात करें तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में एक तहसील पड़ती है, अखनूर तहसील, और उसी तहसील में वो चिनाब नदी होकर के वहाँ से गुजरती है, और उसी तहसील में भी ये पड़ता है, मांडा पड़ता है आपका, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जो दूसरा है पंजाब की, अगर बात करें जम्मू कश्मीर से जब हम नीचे आएंगे तो पंजाब मिलेगा। पंजाब में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो रोपड़ है, ठीक है। रोपड़ की हम बात कर चुके हैं। वैसे फिलहाल फिर से देख लेते हैं पंजाब में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो पंजाब में हमारे पास सबसे पहले रोपड़ है। रोपड़ की अगर बात करें तो स्वतंत्रता, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो आप देखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात जो है ये सबसे पहला स्थल ऐसा था जिसका खनन का कार्य किया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो उत्खनन होने वाला पहला स्थल है रोपड़। आधुनिक नाम अगर आप इसका देखोगे तो आजकल जो इसका नाम है वो जाना जाता है एक नाम से, उसका नाम है रूपनगर के नाम से जाना जाता है। आजकल रोपड़ किस नाम से जाना जाता है, रूपनगर के नाम से जाना जाता है। रोपड़ में देखोगे जो जैसे देखोगे जब हमने देखा था बुर्जहोम और गुफकराल पिछले वाले सभ्यताओं में, तो उसमें क्या था कि मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया गया था। उसी तरह से रोपड़ में भी वो वाला साक्ष्य मिला है, मालिक को कुत्ते के साथ, तो मालिक को कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। ये कहाँ की विशेषता थी जो मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया गया है। जैसे आप देखोगे JNK में था बुर्जहोम और गुफकराल था, यहाँ पर भी ऐसी विशेषता मिली थी। और ये कहाँ की विशेषता थी, जब हम देख रहे थे कौन सा पाषाण काल देख रहे थे, नवपाषाण काल जब हम देख रहे थे, तो ये नवपाषाण काल की विशेषता थी कि मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया गया था, और ये विशेषता यहाँ पर भी दिखती है। अब देखोगे पंजाब में जो रोपड़ है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है, वो सतलज नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। सतलज नदी के तट पर इसकी अवस्थिति है, ठीक है। चलिए अब आगे अगर बढ़े तो इसमें और भी स्थल हैं, जैसे दधेरी है। दधेरी के बाद देखोगे तो संघोल है, और भी बहुत सारे स्थल हैं जिसमें से हम उन सारे स्थलों की बात कर चुके हैं, तो उनको दोहराने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो छूटा हुआ है उसको देखते हैं, दधेरी, और हमने देखा था संघोल पर बात हमने कुछ खास नहीं की थी, और संघोल। दधेरी की अगर बात करोगे तो दधेरी की खासियत ये है कि यहाँ से जो है दधेरी से जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उसके साक्ष्य भी दधेरी से मिलता है। इसका मतलब क्या है, दधेरी से देखोगे परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता जो है ठीक है, परिवर्ती हड़प्पन के या परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य दधेरी से दिखता है। अब देखोगे आप संघोल, इसमें इतना ही जानने की जरूरत है कि परिवर्ती हड़प्पा स्थल का भी साक्ष्य मिलता है दधेरी से। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दधेरी पंजाब में अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके बाद संघोल को देखोगे, संघोल में जो है तांबे की 2 छेनियाँ मिली थी, ठीक है, 2 छेनियाँ मिली हैं, और वृत्ताकार आकृति का एक जो है, एक नहीं मतलब कई सारे वृत्ताकार आकृति के अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। तो 2 बातें इसमें लिखने की आपको ज़रूरत है, एक तो तांबे की छेनी, तांबे की छीनी 2 मिली है, ये संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और देखोगे वृत्ताकार अग्निकुंड, ठीक है। ये 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है,
जो आपको संघोल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तांबे की छीनी आपको ध्यान रखने की बात है, क्योंकि वृत्ताकार अग्निकुंड जो है बहुत सारी जगहों की विशेषता है, तो इसके पूछे जाने का जो चांस होता है ऐसे में कम हो जाता है, जो बहुत सारी जगहों से विशेषता जो क्वेश्चन उनसे बनते हैं जो यूनिक चीज़ें जहाँ पर हुई होती हैं। तो तांबे की छीनी इसकी यूनिक विशेषता है संघोल की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब के बाद अगर देखोगे राजस्थान की हमने बात कर ही ली थी, जिसमें हमने क्या देखा था, राजस्थान में कालीबंगा देखा था। तो हमने हरियाणा की अब बात करनी है। राजस्थान में हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्थल वही था। अब कालीबंगा की हरियाणा की अगर बात करें, क्योंकि कालीबंगा की तो बात हम कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग पहले उसको देख लें, फिर उसमें सारे स्थल आपको मिल जाएंगे। हरियाणा में हमने बहुत सारे स्थलों की बात करी थी, जिसमें कुनाल था, राखी गढ़ी था, है ना, ये सारी बात थी। लेकिन इसमें हमने देखोगे तो हमने कुनाल राखी गढ़ी की तो हमने बात करी है, लेकिन हमने कुनाल की बात नहीं करी। ठीक है, हमने राखी गढ़ी की भी बात की है, लेकिन फिर से राखी गढ़ी की कुछ और एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो राखी गढ़ी ये महत्वपूर्ण एक है, इसमें कुनाल महत्वपूर्ण है, बनवाली भी है। इन सारी बनवाली वगैरह को तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बनवाली जो है, क्योंकि बनवाली जो है वो आप देखोगे बनवाली जो है महत्वपूर्ण नगरों में से एक था, इसलिए हमने बनवाली को डिटेल में पढ़ रखा है। राखी गढ़ी का हमने सिर्फ नाम देखा था, तो यहाँ पर हम राखी गढ़ी की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो यहाँ पर देखोगे जो राखी गढ़ी है आपका, वो जो पूरी हड़प्पा सभ्यता है भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बृहत्तम स्थल है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये राखी गढ़ी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है। आपका कह सकते हैं सबसे बड़ा नगर था, या सबसे बड़ी जो है क्षेत्र है, सबसे बड़ा स्थान है। तो राखी गढ़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर। अब ये भारत में है ये स्थिति। ठीक है, अगर आप पूरी हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था कौन सा था, गनेरी वाला था, गनेरी वाला था। इसके बाद अगर आप देखोगे गनेरी वाला के बाद, तो उसके बाद अगर देखोगे पहले नंबर पे गनेरी वाला है, दूसरे पर जो था वो आपका मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो के बारे में हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये क्या था, पहले स्थान पर था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व इसमें था। इसके बाद आप देखोगे तो तीसरे स्थान पर यहाँ पर राखी गढ़ी आता है। ठीक है, राखी गढ़ी आ जाता है। अब यहाँ पर देखोगे भारत में और स्थल के अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखोगे तो चौथे स्थान पर अगर रखना है तो आपको वैसे इतना अंदर तो जाता नहीं है, धौलावीरा आप देख लीजिए। 4 प्रमुख स्थल हैं ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भारत में अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये राखी गढ़ी हो जाएगा। दूसरे स्थान पर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलावीरा था। ठीक है, ये 2 भारत में है। और संपूर्ण सभ्यता में देखोगे तो पहले स्थान पर गनेरी वाला था, फिर मोहनजोदड़ो है, फिर तीसरे स्थान पर राखी गढ़ी, चौथे पर धौलावीरा है। ठीक है, ये बात एक इंपॉर्टेंट हो गई राखी गढ़ी के बारे में। राखी गढ़ी के बाद आप अगर देखोगे कुनाल की अगर बात करें तो कुनाल एक तो हरियाणा में है, कहाँ पर है, हिसार जिले में है। ठीक है, यहाँ से जो मिला है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, तो इसमें याद रखिए कि ये हिसार जिले में पड़ता है कुनाल, और यहाँ से जो है चांदी का क्या मिला है, एक मुकुट मिला है। ठीक है, तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से चांदी का मुकुट पास इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा भी आप हो गया, इसमें इतने आपको याद रखने की। बाकी आपको बनवाली वगैरह आप देखोगे तो वो आपने पढ़ा है, और इससे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है नहीं। तो सबसे ज़्यादा इसमें राखी गढ़ी और बनवाली महत्वपूर्ण थे, वो हमने उसको देख लिया। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जब बात करोगे, उत्तर प्रदेश के जब स्थलों की बात करोगे ना, तो इसमें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम बांट देते हैं बागपत के, एक बागपत बांट देते हैं, दूसरा हम बांट लेते हैं सहारनपुर, तीसरा बांट लेते हैं मेरठ। तो कैसे कैसे बांट सकते हैं, एक तो कह देते हैं कि बागपत में कुछ स्थल हैं। ठीक है, बागपत, दूसरा देखोगे सहारनपुर, तीसरा आप कर लीजिए मेरठ। मेरठ में तो आपको पता ही है कि आलमगीर पुर था आपका। ठीक है, इसी तरह से मेरठ में आलमगीरपुर है, हस्तिनापुर है, भिवाना है। ठीक है, भगवानपुरा है, भिवाना नहीं भगवानपुरा है। ठीक है, ये 3 स्थल है मेरठ के प्रमुख रूप से। आप देखोगे बागपत का अगर देखोगे तो बागपत का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्थल है जिसको आपको याद रखने की बात है, वो है सोनौली। ठीक है, सोनौली जो है, सनौली या सोनौली, सनौली कर लीजिए इसको, सनौली ये बागपत का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ से आप देखोगे तो 125 शवाधान
का साक्ष्य मिला है, ठीक है। 125 समाधान का साक्ष्य मिला है, जिनका आप देखोगे सर और पैर जो है ना नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर ये आप देखें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ में उनका क्या है, ये हेड जो है उनका सर वहाँ पर रखा गया और पैर कहाँ पर है, साउथ में है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ में, हाथ भी ऐसे ही होगा, आराम से सो रहा होगा बंदा। तो नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, नॉर्थ में सर है और साउथ में क्या है, पैर है, ठीक है। जैसे भारत का मुकुट से आप याद रख सकते हैं कि भारत का जो सर कहाँ पर है, नॉर्थ में पड़ता है, पैर उसके कहते हैं हम कि चरणों को धोता हुआ हिंद महासागर, तो साउथ में क्या है, पैर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रखा गया। दूसरी खास बात है 125 समाधान तो मिले और जाहिर सी बात है जानवर हर जगह मौजूद थे, क्योंकि जहाँ पर इंसान बच सकता था, रह सकता था, उसके लिए हैबिटेट है, वहाँ जानवर आम बात है मिल ही जाते हैं। तो जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं बहुत सारे, वो इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। दूसरी बात आप देखोगे सहारनपुर में देखोगे तो बड़गांव आपका बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, हुलास आपका महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। इसी तरह से अंबाखेड़ा है, सकतपुरा है, तो बहुत सारे स्थल है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो आपको याद रखने की बात है बड़गांव है, और आप अगर याद रखना चाहें तो हुलास को याद रखें, ठीक है। ये दो आप याद रखिए, बड़गांव, हुलास। वैसे लिखने के लिए आप लिख लीजिए, धीरे धीरे देखते देखते याद ही हो जाएगा। अंबाखेड़ा और सकतपुरा या सकतपुर भी एक लिख लीजिए। तो ये 4 स्थल प्रमुख रूप से हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेरठ की, सहारनपुर के बाद अगर हम मेरठ में आए तो मेरठ में आपका एक कौन सा मैंने बताया था, मेरठ में आपका एक है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की बात हम कर चुके थे, शुरुआती दौर से हम आलमगीरपुर का नाम ले रहे हैं। वो कहाँ पर है, सबसे पूर्वी स्थल है इस पूरी हड़प्पा सभ्यता का, और हमने देखा था कि ये जो है मेरठ में अवस्थित है, हिंडन नदी के तट पर ये पड़ता है। हिंडन नदी वो मेरठ की प्रमुख एक नदियों में से एक है हिंडन नदी, ठीक है, उसी के तट पर है। हिंडन को आप देखोगे तो यमुना जो आपकी बहती है उसी यमुना की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है, हिंडन। ये तो हो गया आपका आलमगीर। दूसरा आप देखोगे तो एक है भगवानपुरा या भगवानपुर, और एक देखोगे तो एक आपका है हस्तिनापुर। तो आपका आलमगीरपुर और हस्तिनापुर आपको याद रखने की बात है। भगवानपुरा याद रखना चाहें, लिखना चाहें तो लिख लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हस्तिनापुर आपका जो देखोगे ना वो प्राक हड़प्पा का है, हड़प्पा के बाद का बात है। हस्तिनापुर का जो उद्भव हुआ हड़प्पा के बाद का स्थल है, ठीक है। मेरठ में ये मिलता है, इससे रिलेटेड है, लेकिन ये ज़्यादातर फेमस हुआ हड़प्पा के बाद, ठीक है। इसकी मूल विशेषताएं जो है हड़प्पा प्राक हड़प्पन है, ठीक है, आद्य हड़प्पा का नहीं है, मतलब हड़प्पा से पहले का नहीं, ये हड़प्पा के बाद ही विकसित हुआ शहर है ये, ठीक है। तो ये सारी बात थी जो उत्तर प्रदेश तक के हमने प्रमुख स्थलों को देख लिया। अब अगर हम आगे की बात करें, जो कुछ प्रमुख बातें रह जाती हैं उसमें से अगर एक आपका प्रमुख स्टेट बचता है तो आप आ जाते हैं उसमें, उसको भी देख ही लेते हैं। वो है गुजरात आपका। चलिए, तो गुजरात को अगर हम देखें तो गुजरात में हमने तो बहुत सारे स्थल को पढ़े। गुजरात में हमने 2 भागों में बांट कर पढ़ा था कि कच्छ के क्षेत्र में जो स्थल हैं, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में, खाड़ी के आसपास की जो स्थिति है। दूसरा हमने देखा था जो खंभात की खाड़ी आपकी बनती है उसके आसपास का जो स्थल है उसको देखा था। अब कच्छ की खाड़ी कौन सी आपकी है, ये पता होगा कि ये अगर गुजरात है तो ये आपकी कौन सा हिस्सा है, ये है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। और ये जो हिस्सा आपका है ये कौन सी खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, ठीक है। मैपिंग में आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। तो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। अब आप देखिए कि कच्छ की खाड़ी में आपने देखा था कौन से स्थल थे, आपका था वो क्या नाम है, शिकारपुर था, देसलपुर था, शिकारपुर तो आपको खंभात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में आपका देसलपुर था, धौलावीरा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्थल थे। ये प्रमुख स्थल 2 याद रखिए आप शिकारपुर में। अब आपने जब देखा था कि यहाँ पे एक और 3 कर लीजिए, एक और लिखिए कि सुरकोतड़ा भी करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखोगे सुरकोतड़ा से क्या मिला था, घोड़े का अस्थिपंजर, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है घोड़े का अस्थिपंजर को लेकर के सवाल कि कहाँ से मिला था, घोड़े होने का साक्ष्य कहाँ मिलता है इस सभ्यता में। तो सुरकोतड़ा आपका वो हो जाता है। धौलावीरा को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं नगर में, तो इसको हटा देते हैं। देसलपुर भी है वहीं पर, गुजरात में अवस्थित है, इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं, ठीक है, इतना अंदर जाने की जरूरत भी नहीं। खंभात की खाड़ी की जब हम बात कर रहे थे तो खंभात की, अच्छा एक इसमें कच्छ की खाड़ी के आसपास देखोगे तो ये था सारा, ये 3 प्रमुख है। कच्छ की खाड़ी में आप देखोगे तो ये 3 प्रमुख है, ठीक है। अब 1 2 देखोगे इसमें जो खंभात की खाड़ी में, इसमें बहुत सारे स्थल थे,
जैसे आपका सबसे प्रमुख था लोथल, जिसको हम क्या पढ़ चुके हैं लोथल को। इसी तरह से देखोगे रंगपुर है, रंगपुर से देखोगे तो क्या बात है कि चावल की भूसी के साक्ष्य यानी धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। और रंगपुर की देखोगे जो अवस्थिति है वो एक नदी वहाँ पर है, मादर नदी, गुजरात में बहती है मादर नदी, और उसी नदी के तट पर अवस्थिति है रंगपुर की। ठीक है, इसकी भी खोज जो है SR राव ने की थी, और ये लगभग जो है उसी के आसपास की टाइम पीरियड है रंगपुर की खुदाई का भी, जब ये लोथल खोजा गया उसी के थोड़े ही दिनों के बाद इसको भी खोज लिया गया। तो मादर नदी जो है ये रंगपुर उसी के तट पर अवस्थिति है। धान की भूसी या चावल की जो भूसी है उसी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो देखोगे रंगपुर की जो अवस्थिति है, जो ये आपका सौराष्ट्र वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही पड़ता है ये रंगपुर आपका, ठीक है, या काठियावाड़ का जो क्षेत्र कह लें, काठियावाड़ और सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पड़ता है। अब इसके बाद बहुत सारे स्थलों में से कुंतासी, मेघम, ये सब भी इसमें स्थल है। इन सारी नामों को तो हम जान चुके हैं, इससे ज़्यादा इसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गुजरात के बाद अगर बात करें तो महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का जो स्थल है प्रमुख, एक ही रूप से प्रमुख स्थल है दैमाबाद, और दैमाबाद को तो हम पढ़ ही चुके हैं। कम से कम दैमाबाद की जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि दैमाबाद का जो दैमाबाद आपका है ये सबसे दक्षिणी स्थल है। ठीक है, इसमें एक सबसे पॉइंट यही है कि सबसे दक्षिणतम स्थल है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे दक्षिणतम स्थल है। दूसरी बात करोगे तो ये जो गोदावरी है, गोदावरी की सहायक है कौन सी नदी, हमने बताया था प्रवरा। तो प्रवरा नदी के तट पर ये अवस्थित है। ये दो बातें इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे दक्षिणतम स्थल है और गोदावरी की सहायक जो प्रवरा नदी है उसी के तट पर ये अवस्थित है। ठीक है, ये सारे हमने जितने भी भारत के महत्वपूर्ण स्थल थे उनको देख लिया। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की। वैसे तो हमने बात तो कर ही चुके हैं सारे पाकिस्तान के स्थलों की, लेकिन अगर हम एक बार फिर से कुछ प्रमुख स्थलों को एक साथ समेटते हुए चलें तो पाकिस्तान में अगर हम बढ़ें, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हम बांटते हैं, 3 भागों में बांट के हमने पढ़ा था। पंजाब प्रांत है एक तो, ठीक है, एक पंजाब प्रांत है, दूसरा आपका सिंध प्रांत है, तीसरा आपका देखोगे तो बलूचिस्तान है। ठीक है, इन 3 प्रांतों में हमने बांटा था। पंजाब प्रांत में हमने देखा था कि कौन सा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो हमने छोड़ा है, जिसको हम पढ़ चुके हैं उसको हम नहीं पढ़ेंगे, जिसको हमने नहीं पढ़ा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे हमने पढ़ा कि गनेरी वाला जो है इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण मानी सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो कहाँ पर अवस्थित है, गनेरी वाला यहीं पर अवस्थित है। ठीक है, पंजाब प्रांत में कौन सा है, गनेरी वाला। गनेरी वाला, इसकी खासियत आप जानते हैं, इतना ही याद रखने की ज़रूरत है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। और यहीं पर आप उन चारों को भी नोट करके लिखिए कि गनेरी वाला के साथ अगर देखोगे क्रम के रूप में तो गनेरी वाला है सबसे बड़ा, इसके बाद आप देखोगे तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के बाद आप देखोगे तो राखीगढ़ी है, और इसके बाद आप देखोगे तो धौलावीरा है। इसको तो मैं पहले भी बता दिया था अभी, लेकिन एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। तो ये 2 स्थल आपके भारत में है, ये 2 स्थल आपके कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में है। इसके बाद आप देखोगे तो सिंध प्रांत में आ जाइए। पंजाब प्रांत में बाकी हमने जो इंपॉर्टेंट है उसको तो पढ़ ही रखा है। तो अब जो बच रहा है सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में देखोगे तो बहुत सारे स्थल हैं। जैसे अगर बात करें सिंध प्रांत में तो अल्लादीनो है, अल्लादीनो है, कोट दीजी है, ठीक है, इसी तरह से आमरी है, इसी तरह से नाल क्या नाम है उसका, अली मुराद है, एक और है उसमें जगह नहीं बच रही है फिलहाल, उसका नाम जान लीजिए कि जुदीर दड़ो है। नाम आपने सुना होगा, हमने शुरुआत में ही इसको बता ही दिया, लिख लीजिए यहीं पे थोड़ा सा, जुदीर दड़ो। ठीक है, तो अल्लादीनो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद और जो है आपका जुदीर दड़ो, तो ये सारे स्थल हैं। अल्लादीनो की आप जब खासियत की बात करेंगे कि अल्लादीनो की ऐसी क्या खासियत थी, तो अल्लादीनो देखोगे तो अरब सागर, जैसे कि आप ये देखोगे जब ये पाकिस्तान का अगर आप ये बात करें, ये गुजरात वाला तट है, और देखोगे आप जो सिंधु नदी यहाँ से कहीं मिलती है, मिठान कोट में आपने पढ़ा होगा कि कहाँ पर मिठान कोट में सिंधु नदी क्या होती है, वो जाकर के अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसी जहाँ सिंधु सागर अरब सागर में मिलती है, यानी मिठान कोट के पास ही ये स्थल अवस्थित है अल्लादीनो। ठीक है, अल्लादीनो की अवस्थिति कहाँ है, मिठान कोट के समीप अवस्थित है, यानी कि जहाँ पर उसका उद्गम उद्गम नहीं, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ पर ये नदी जो है समाहित हो रही है, यानी कि जहाँ पर ये अपना डेल्टा बना रही है, या फिर कह रहे हैं कि जहाँ पर ये अरब सागर में मिलती है, तो वहाँ पर जो है ये अवस्थित है अल्लादीनो।
अब अलादीनो देखोगे तो जाहिर सी बात है फिर ये कैसा एरिया रहा होगा, बंदरगाही क्षेत्र रहा होगा, ये बंदरगाही स्थिति थी इसकी कोट दीजी की। तो कोट दीजी में देखोगे तो एक अलंकृत खंभा मिला है, ठीक है, एक अलंकृत खंभा और पत्थरों के जो है, अब फलक के कह लो या पत्थर के कह लो, क्या है, पत्थर का तीर है। तो ये दो प्रमुख खासियत इसकी याद रखने की बात जरूरत है, अलंकृत खंभा और पत्थर के तीर। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप भारत के अगर प्रमुख चीज़ों को याद रखते हैं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो भारत के संदर्भ में ही पूछे जाते हैं। आमरी में देखोगे तो आमरी में जैसे जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, उसमें खास एक जो प्रमुख जानवर है, जैसे आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसी मोहरें मिली थी जिस पर बारहसिंघा के चित्र बने थे, आप उसमें से देखिए तो इसमें जो है यहाँ पर भी वही है कि बारहसिंघा, जो ये बारहसिंघा है उसके अवशेष यहाँ से मिले हैं, मतलब हड्डियों के अवशेष हैं, आप लिख लीजिए बारहसिंघा की हड्डियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। फिर आप देखोगे कि अली मुराद, अली मुराद देखोगे तो ये एकमात्र, जैसे हमने शुरुआत में ही बात करी थी जब हम कह रहे थे कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है और ये नील की थी और मेसोपोटामिया की थी। मेसोपोटामिया की हमने बात करी कि वो अर्धनगरी थी और ये उसको हमने बताया था कि नगरी सभ्यता थी, आपकी नहीं सिंधु घाटी सभ्यता। एकमात्र ऐसा ये नगर है या फिर ये ऐसा स्थल प्राप्त हुआ है जो कि पूरी तरह से नगरीय नहीं है, या फिर कह लो कि ये पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता है। तो अली मुराद लिख लो इसको, पूरी तरह ग्रामीण है। और नोट करके लिखिए कि एकमात्र स्थल है ये ऐसा जो अभी तक साक्ष्यों से प्राप्त हुआ है, कि एकमात्र ऐसा स्थल प्राप्त हुआ अभी तक कि जो अली मुराद है वो पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता को दर्शाता है, ठीक है। जुदीर दड़ों की बात करोगे तो जैसा आपने देखा था कि धौलावीरा में स्टेडियम मिला था, ठीक है, उसी तरह से उसी तर्ज पर जुदीर दड़ों में भी स्टेडियम का साक्ष्य है। यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं ऊपर कि जुदीर दड़ों की जो हम बात करते हैं, जुदीर दड़ों में क्या है, स्टेडियम का साक्ष्य है, ठीक है। तो ये सारी बात ये हो गई। आप देखोगे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं अगर कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है। अलादीनो देखोगे बंदरगाही क्षेत्र है, ये कहाँ पर अवस्थित है, जहां पर सिंधु नदी अरब सागर में मिलती है, ठीक है, वहां पर ये अवस्थित है, यानी मिठानकोट के आसपास वो मिलती है और उसी के आसपास ये स्थल अवस्थित है अलादीनो, ठीक है। तो ये बंदरगाही क्षेत्र है, जाहिर सी बात है। कोट दीजी की बात करेंगे तो अलंकृत खंभा यहाँ से साक्ष्य है और फलक के तीर यानी पत्थर के जो तीर हैं उसकी ये खासियत है, यहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। आमरी में देखोगे तो बारहसिंघा की हड्डियों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं। अली मुराद को देखोगे तो एकमात्र इस सभ्यता का ऐसा स्थल है जो पूरी तरह से क्या है, ग्रामीण सभ्यता को दर्शाता है, ठीक है, एकमात्र पूरी सभ्यता अभी तक जो मिला है। जुदीर दड़ों की बात करोगे तो जुदीर दड़ों में देखोगे तो जिस तरह से धौलावीरा में आपको स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, उसी तरह से एक स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ मिला है, जुदीर दड़ों में मिला है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बचा, बलूचिस्तान बचा था। तो बलूचिस्तान को अगर देखोगे, जिसमें हमने देखा था डाबरकोट है, बालाकोट है ना, ये सारा है उसी में है। तो डाबरकोट बालाकोट का नाम तो हम सुन ही चुके हैं, सुतका को सुतका गंडोर है ना। सुतका गंडोर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखने की बात है, सुतका गंडोर। ये इसलिए याद रखने की जरूरत है सुतका गंडोर, क्यों, क्योंकि ये सबसे जो है पश्चिमी स्थल है। देखो ये चारों स्थल जो है ना, जो सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी है, जो सबसे पश्चिमी, जो सबसे उत्तरी है और सबसे दक्षिणी जो है, इन चारों को आपको याद रखने की जरूरत है हर हाल में, क्योंकि ये एक सामान्य सा क्वेश्चन है, इसको गलत करने की संभावना, मतलब बिल्कुल नहीं गलत करना चाहिए कि सबसे पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर है, सबसे दक्षिणी आपका दैमाबाद है, सबसे उत्तरी आपका मांडा है, सबसे पश्चिमी आपका कौन सा है, वो आपका यही है, सुतका गंडोर है, ठीक है। दास्क नदी के तट पर अवस्थित है, अफगानिस्तान के समीप इसकी अवस्थिति बनती है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे सुतका गंडोर के बाद इसी तरह से सोतका को है यहाँ पर, इसी तरह से नौसारी करके है, नौसारो है, नौसारो, ठीक है। इसी तरह से नौसारो, डाबरकोट, बालाकोट, ये सारे भी हैं, इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे जब बात करोगे सुतका गंडोर का, ये सबसे पश्चिमी स्थल है, दास्क नदी के तट पर है, ये मैंने आपको बता दिया है। सोतका को की जब आप बात करोगे तो ये एक, जहाँ इसकी जो अवस्थिति है, वैसे तो मैं सारी नदियों को एक साथ करने वाला हूँ अभी इसके बाद, लेकिन ये सादिकौर नदी के तट पर अवस्थित है सोतका को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सोतका को कितना याद रखिए कि बलूचिस्तान में अवस्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। नौसारो की अगर बात करोगे तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है,
नौसारों के से कहाँ इससे किस चीज़ का साक्ष्य मिला है? सिंदूर का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? सिंदूर का साक्ष्य मिला। कमेंट करके बताइए और कहाँ से सिंदूर या फिर सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य और कहाँ से मिले हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नौसारों से सिंदूर का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे बालाकोट की जो हमने बात की थी या फिर डाबरकोट हमने बात की थी, वो सब भी है। यहाँ पर एक याद रखिए कि जो बालाकोट आपका है, बालाकोट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक उद्योग था, सीप उद्योग, बहुत फेमस उद्योग था। सीप उद्योग का साक्ष्य मिलता है यहाँ से, और वो कहाँ से मिलता है? बालाकोट से, ठीक है। तो बालाकोट से आपको सीप उद्योग का साक्ष्य मिलता है। और बालाकोट भी आप देखोगे तो बंदरगाही क्षेत्र पर इसकी भी अवस्थिति है, अरब सागर के समीप ये भी है। दोनों देखोगे तो जो ये बलूचिस्तान का अगर ये हिस्सा देखोगे तो यहीं पर देखोगे बालाकोट भी है, डाबरकोट भी है, सुद का गंडोर यहाँ सबसे लास्ट में पड़ जाता है। तो इस तरह से अवस्थिति इसी तरह से है। तो ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे मतलब लगभग हम समाप्ति की तरफ हैं। अब हमको क्या करना है, सारी एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इसका पूरा निचोड़ है, उसको एक चीज़ देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनता है कि कौन सा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो हम कुछ प्रमुख स्थलों को बात करेंगे एक साथ, और एक साइड में ऐसे लिख लेंगे कि स्थल, और एक साइड पर लिख लेते हैं नदी। तो यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सारी चीज़ आप एक जगह होगी तो इसको आप फटाफट रिवीजन के लिए आप कभी भी पलट सकते हैं। तो कौन सा स्थल है और किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो आप देखेंगे कि सबसे पहले एक तो देखेंगे सिंधु नदी। नदियों में अगर देखें तो कौन सी एक नदी है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी के तट पर कौन कौन से स्थल अवस्थित हैं अगर आप देखोगे तो सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद, है ना, अल्लादीनो, जितने वो वाले थे आप देखोगे, जितने भी पंजाब प्रांत वाले हैं, हाँ सिंध प्रांत वाले, पंजाब नहीं सॉरी, सिंध प्रांत वाले जितने भी स्थल हैं वो सारे के सारे यहीं पड़ेंगे। जिसमें से आप देखोगे तो मोहनजोदड़ो, चनहुंदड़ो, आमरी, अल्लादीनो, कोट दीजी, ठीक है। इतना आप अली मुराद भी लिख लीजिए, ठीक है, अली मुराद भी उसे में लिख लीजिए। इसके बाद देखोगे सिंधु के बाद आप देखोगे जो दूसरी है, अगर एक नदी आपकी बहती थी चिनाब नदी, चिनाब में देखोगे तो कौन सा है? वहाँ पर एक स्थल आपको याद रखने की जरूरत है, कौन सी? मांडा जो है वो कहाँ पर है? चिनाब नदी के तट पर है। इसी तरह से रावी देखोगे तो रावी के तट पर कौन सा है? रावी नदी के तट पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्थल मैंने पढ़ा था 1921 में, जो पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा था? हड़प्पा था आपका, हड़प्पा, ठीक है। वो रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित था, है ना। किसने खोजा था? दयाराम राय बहादुर साहनी ने खोजा था 1921 में। कौन थे निदेशक उस वक्त भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग के? वो थे आपके जॉन मार्शल थे, ठीक है। ये रावी हो गया, हड़प्पा नदी के तट पर है, हड़प्पा है, रावी नदी के तट पर अवस्थित है। इसी तरह से रोपड़ देखोगे, रोपड़ किस नदी के तट पर हो सकता है? पंजाब में स्थल है, कौन सी नदी वहां पे बहती है? अनुमान लगा के करिए इसको, तो ठीक है। रोपड़ कौन सी नदी के तट पर होगा? सतलज ही होगी, ठीक है। सतलज नदी वहां से बहती है, आपको पता ही होगा। सतलज नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है हरिके बांध बनाया गया, ठीक है। जहाँ से आप देखोगे कि क्या क्या कौन कौन सी नदियाँ, भाखड़ा नांगल है, हरिके से कौन सी नदी नहर निकाली गई? इंदिरा गांधी, जब वो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई मतलब, और वो क्या किस लिए निकाली गई थी? हरित क्रांति को अंजाम देने के लिए, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान का एकमात्र जिला उसमें शामिल था, और वो कौन सा था? श्रीगंगानगर। और उसी गंगानगर में एक स्थल अवस्थित है हड़प्पा का, वो कौन सा है? ये मैंने बता दिया है, वही है जो आप एक ही मात्र हमने पढ़ा है, हड़प्पा राजस्थान का एक ही स्थल, कौन सा था? वो कालीबंगा, ठीक है। तो वो वहाँ पर अवस्थित है। अब आगे देखेंगे और जो बचे हुए हैं, जो जैसे उसमें देखोगे कि बनवाली है, राखीगढ़ी है, कुनाल है, ठीक है। ये जो हरियाणा के जो स्थल हैं, तो लिखिए राखीगढ़ी, बनवाली, कुनाल, ये सारे जो स्थल हैं, ठीक है। राखीगढ़ी, कुनाल, कालीबंगा वहीं पर पड़ता है, नहीं कालीबंगा वहाँ पे कहाँ पर? कालीबंगा लिखना हो तो कालीबंगा आप लिख सकते हैं क्योंकि ये राजस्थान का स्थल है, कालीबंगा भी लिख लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों देखोगे, ये जो राखीगढ़ी, बनवाली और ये है कुनाल, ये कहाँ पर है? ये तीनों आपके हरियाणा के हैं, ठीक है। ये तीनों हरियाणा के हैं। और ये कालीबंगा आपका कहाँ का है? ये राजस्थान का स्थल है, ठीक है।
ये सब तीनों के तीनों या चारों कहाँ पर है किस नदी के तट पर? घग्घर। वैसे तो ये घग्घर नदी के तट पर हैं, मतलब वर्तमान में घग्घर नदी है, लेकिन जब ये शुरुआती दौर में थे तो यहाँ पर एक नदी बहती थी, तो हो सकता है कि ऑप्शन में आपको घग्घर मिले या फिर आपको सरस्वती भी मिल सकती है। चूँकि सरस्वती नदी अभी विलुप्त हो गई और इसीलिए घग्घर को सही माना जाएगा अगर घग्घर ऑप्शन में आता है तो। ठीक है, घग्घर या सरस्वती दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा, उसी के तट पर अवस्थित है आपका ये सारे स्थल। अब आप आओगे कि लोथल कौन सी नदी के तट पर है? अच्छा, इसको मैंने मिटाया क्यों? ठीक है, लोथल की अगर बात करें, लोथल को तो आपको पता ही होगा कि ये गुजरात में है, भोगवा नदी है और भोगवा नदी के तट पर है अवस्थित कौन सा? लोथल आपका। और कौन से स्थल आपका बचता है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर तो हम आपको बता ही चुके हैं कि आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, आलमगीरपुर आपको देखेंगे तो हिंडन नदी के। और कौन सा स्थल है? ठीक है, मालवन है, रंगपुर, दैमाबाद। चलिए मालवन, मालवन देखोगे तो राप्ती है ना, मालवन जो है ताप्ती, ताप्ती नदी कहाँ से कहाँ तक होकर के बहती है, इसका उद्गम कहाँ है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो मालवन, तापी नदी या ताप्ती नदी या तापी, तापी भी इसको बोलते हैं या फिर ताप्ती भी बोलते हैं, उसमें है, यहाँ से यहाँ पर उसी के तट पर अवस्थित है मालवन। इसके बाद आप देखोगे रंगपुर। तो रंगपुर की अवस्थिति कहाँ पर है? रंगपुर। रंगपुर आपका किस नदी के तट पर है? आपको देखोगे तो रंगपुर मादर नदी या भादर नदी या मादर नदी भी कहते हैं, उसी के तट पर अवस्थित है रंगपुर। तो इतने सारे हो गए, और भी अगर एक दो बच रहे हैं जिसमें आप देखोगे दैमाबाद है, दैमाबाद को हम यहाँ पे लिख लीजिए आप, दैमाबाद भी। वैसे इन सारे दैमाबाद की बात तो हम कर चुके हैं, फिलहाल एक बार फिर से लिख लेते हैं। महाराष्ट्र में अवस्थित स्थल है और ये किस नदी के तट पर है? प्रवरा। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर प्रवरा आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, गोदावरी मिलता है, तो भी वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। लेकिन अगर प्रवरा और गोदावरी दोनों ऑप्शन में है तो सबसे सटीक आंसर जो होगा इसमें प्रवरा ही सही माना जाएगा। कौन सा? प्रवरा सही माना जाएगा। ठीक है, सहायक नदी अगर दिया है ना, मतलब किसी की मूल नदी और वो स्थल किसी सहायक नदी पर अवस्थित है, तो और ऑप्शन में मूल नदी और सहायक नदी दोनों दिया है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी होगा जो मेन नदी है जिसके तट पर है वो, जैसे वो प्रवरा नदी के तट पर है तो प्रवरा माना जाएगा। ऑप्शन में ये ना दिया हो तो फिर आप गोदावरी पर जाएंगे। ठीक है, ये सारी नदी। और कुछ स्थल मैं देख लूँ, कुछ बचा है? कोई और स्थल देखोगे तो मुझे लगता है अब नहीं है। ठीक है, दो स्थल और दिख रहे हैं, तीन। एक दिख रहा है सुतका गेंडोर, जो कि मैं बता ही चुका हूँ, सुतका गेंडोर। ठीक है, एक आपका जो है सुतका गेंडोर है, एक आपका स्थल है मेघम। मेघम कहाँ पर है? गुजरात में ही अवस्थित है। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी वाले क्षेत्र में अवस्थिति है इसकी, मेघम की। मेघम कुंतासी जो हमने देखा था, भगतपुरा देखा था। और इसी तरह से देखोगे सोतका को है ना, हाँ एक ये भी लिख लो, सोतका को। तो ये तीन और स्थल आप लिख लीजिए, तीन और इंपॉर्टेंट है, जिसमें सुतका गेंडोर की अवस्थिति देखोगे कहाँ पर है, ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये कौन सी नदी है आपकी, दाश्क नदी है। ठीक है, तो सुतका गेंडोर आपका कहाँ पर है? दाश्क नदी के तट पर अवस्थित है। मेघम की अगर बात करोगे, मेघम जो है गुजरात में अवस्थित है और वहाँ पर एक नदी बहती है छोटी सी, वो नदी है किम नदी। ठीक है, बहुत अंदर की बात हो जाएगी है, फिलहाल किम नदी। सोतका को की जब बात करोगे, सोतका को ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी, जब सोतका को उसमें देख रहे थे कौन सी नदी, शादी कौर नदी थी वो, तो वो शादी कौर नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये सारी नदियाँ और ये सारे प्रमुख स्थल और सारे एक साथ हो गए कि किन किन नदियों के तट पर कौन से स्थल अवस्थित हैं। इतना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सफिशिएंट और इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर का पूछने की औचित्य तो नहीं बनता, मतलब 99% उम्मीद है कि इसी में से पूछें। 1% में कुछ भी हो सकता है, मतलब वो जब 1% में से पूछेगा तो फिर ये होता है कि वो कर पाना मुश्किल होता है, मतलब ये 100% कहना इसलिए सही नहीं रहता। ठीक है, तो फिलहाल अब हम अगर बात करें तो इसमें हमने लगभग पूरी चीज़ें सबसे कुछ कवर कर लिया है। अगर आप लोग बोलेंगे बाद में कि जो नगर नियोजन की जो प्रणाली है, वैसे तो आप देखेंगे सामान्य एग्ज़ामों में ऐसे ही होता है, लेकिन आप अगर कहेंगे तो नगर नियोजन वगैरह की जो चीज़ें हैं वहाँ से उसके जो धार्मिक और सांस्कृतिक रंग हैं, ठीक है,
धार्मिक और सांस्कृतिक वहाँ के जो रंग हैं, मतलब जो उसकी क्या औचित्य है, और भी उनकी जो लिपियों वगैरह के बारे में अगर आप चाहेंगे इसमें एक डिटेल वीडियो जो कि एक लिखने के स्तर पर किया जाए तो उसको भी कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों को भी अगर मैंने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करने के तौर पर हमने उस सबको कर लिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर आगे और भी डिटेल में इसमें करेंगे फिर। तो चलिए, ये आज जो है ये टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त मान लिया जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद, देखते रहिए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयत्न करिए और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।